स्वागत है साथियों आप सभी का एक बार फिर से आजाद सीजीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छे से होंगे। फिजिक्स के वीडियो सीरीज की शुरुआत हमने की थी, कुछ परिस्थितिवश ये वीडियो सीरीज कुछ समय के लिए रुक गई थी, लेकिन आज से हम फिर से इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, जो है प्रकाश, लाइट। पिछले वीडियो में, मतलब ये वीडियो सीरीज की जब हमने शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कि ये जो फिजिक्स की वीडियो सीरीज है किन किन एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाली है। आज मैं फिर से वो चीज़ रिपीट कर देता हूँ। जो छात्र मेंस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या ऐसे एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं जिसमें ये जो साइंस का पोर्शन है ये स्पेसिफिक दिया हो अलग से, सामान्य विज्ञान को छोड़कर। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करूं तो वन सेवा भर्ती परीक्षा, इसके लिए साइंस का काफ़ी एक बड़ा पोर्शन है और लेवल भी ठीक ठाक पूछा जाता है सामान्य विज्ञान के लेवल को छोड़कर। ठीक है, तो उन सभी एग्जामों की तैयारी के लिए ये फिजिक्स की वीडियो सीरीज चलाई जा रही है। केमिस्ट्री के बहुत सारे पोर्शन लगभग हो चुके हैं, कुछ वीडियो बचे हुए हैं, कवर करवा दिया जाएगा। वैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट आपका फिजिक्स करवाया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स लाइट वाला चैप्टर, प्रकाश। देखिए, जब हम प्रकाश पढ़ते हैं तो सबसे पहले सिलेबस में दिखाई देता है कि प्रकाश की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट, कि ये जो प्रकाश है ये है क्या चीज, किससे मिलके बना है। क्या ये बहुत ही सूक्ष्म कणों का समूह है या एक तरंग के रूप में संचरित होता है। इन सब की चर्चा पहले की जाती है प्रकाश के प्रकृति के अंतर्गत। विभिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग मत दिए गए, ठीक है, अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने किया प्रकाश को ही लेकर, कि ये कण से बना है या फिर ये विद्युत चुंबकीय तरंग है या ये तरंग है, या इसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो इन सब बातों को लेकर, इसकी प्रकृति को लेकर अलग अलग सिद्धांत आए। तो इसी कारण पहले लिखा है प्रकाश की प्रकृति, और उसमें दिया है कण या तरंग, कि प्रकाश कण है या फिर एक तरंग है। ठीक है, चलिए, क्या ये पार्टिकल है या फिर ये वेव है, इसको लेके अलग अलग। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं ये बोलूंगा कि बीच बीच में जो टर्मिनोलॉजी आएगी उसको मैं इंग्लिश में बोल सकूं, ये मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, प्रकाश की प्रकृति को लेकर कि प्रकाश कैसे बना है, किन से मिलके बना है, इसको लेकर अलग अलग वैज्ञानिकों के मत या अलग अलग सिद्धांत, उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, पहला सिद्धांत सबसे पहले दिया न्यूटन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा 1675 में, जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार न्यूटन ने कहा कि प्रकाश अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और यही कणों की ऊर्जा उस प्रकाश की ऊर्जा होती है। सिंपल, समझते जाइए ध्यान से। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है क्या, प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया, कणों से मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, और यही पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वही लाइट की एनर्जी होती है। ऐसा न्यूटन ने कहा, कब, 1675 में। क्लियर है, तो ये किसका सिद्धांत, कब और किसने दिया, ये आप ध्यान में रख लीजिए थोड़ा सा। फिर कुछ समय बाद, 3 साल बाद, 1678 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हाइगन। क्या नाम था, हाइगन। उन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया और उन्होंने ऐसा कहा कि प्रकाश जो है वो कणों से नहीं, तरंगों से मिलकर बना है, मतलब प्रकाश एक तरंग है, वेव है। ठीक है, अब हुआ क्या था, जब न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था तो उसमें प्रकाश की जो कुछ घटनाएं होती है, जैसे परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी जो घटनाएं हैं, प्रकाश का सीधी रेखा में जो गमन है, वो सभी सिद्धांत अच्छे से समझा दिए गए। ये सारी घटनाओं को अच्छे से समझा दिया गया कणिका सिद्धांत के द्वारा। लेकिन कुछ ऐसी घटना थी जैसे प्रकाश का विवर्तन हो गया, प्रकाश का ध्रुवण हो गया, प्रकाश का विक्षेपण हो गया। ठीक है, ये सभी घटनाओं की जो व्याख्या है वो कणिका सिद्धांत नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये दिक्कत आ गई। अब कोई भी सिद्धांत कभी भी आता है पहली बार में, तो वो सभी थ्योरी को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाए, ये जरूरी नहीं होता है जनरली। तो यही दिक्कत इस सिद्धांत के साथ भी हुई। अब आगे बढ़ेंगे, तरंग सिद्धांत, हाइगन का तरंग सिद्धांत। क्या कहा इन्होंने, प्रकाश तरंगों से मिलकर बना होता है और ये तरंग के संचरण के लिए एक काल्पनिक माध्यम, ईथर की आवश्यकता होती है। किसकी, ईथर, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जो लाइट ट्रेवल करता है ना, उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा किसने, हाइगन ने। लेकिन वो ये सिद्ध नहीं कर पाए कि जो ये माध्यम है, क्या, ईथर,
ये कैसा होता है, क्या होता है, इसकी व्याख्या वो नहीं कर पाए। ठीक, तो जो भी दिक्कत इस सिद्धांत में आ रही थी, जैसे कि प्रकाश का विवर्तन हो गया, विक्षेपण हो गया, ध्रुवण हो गया, ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन, ठीक है, और विक्षेपण का मतलब होता है डिफ्लेक्शन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है इसकी व्याख्या तो कर पाए, लेकिन वही जैसे कि मैंने बताया ईथर जो माध्यम है उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। साथ ही साथ प्रकाश का विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव के संबंध में भी यह सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाया हाइगन का। ठीक है, तो फिर और कमी आ गई, तो फिर कुछ और सिद्धांत चाहिए। तो फिर अगला सिद्धांत आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत 1875 के आसपास, ठीक है, मैक्सवेल ने दिया था, यह ध्यान रखें। यह प्रकाश की विद्युत चुंबकीय जो प्रॉपर्टी होती थी उसको समझाने में सक्षम हो सका और एक नए सिद्धांत के रूप में आया। यह प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रेवल करता है, यह मैक्सवेल के द्वारा बताया गया। ठीक है, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय प्रभाव को समझाने में, व्याख्या देने में यह सिद्धांत सफल रहा मैक्सवेल का। क्लियर। फिर कुछ समय और, हाँ, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या हुआ कि जैसे कुछ प्रभाव होते हैं प्रकाश को लेकर, ठीक है, जैसे डॉपलर इफेक्ट हो गया, ये सारे इफेक्ट को लेकर भी ये व्याख्या नहीं कर पाया, ये सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाया। ठीक है, डॉपलर नहीं, सॉरी माफ कीजिए, कॉम्पटन इफेक्ट, ये कॉम्पटन इफेक्ट को व्याख्या नहीं कर पाया कौन, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। अब देखें आगे आएगा क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि प्रकाश जो है वो अनेक ऊर्जा के सूक्ष्म पैकेटों या बंडलों से मिलकर बना है। क्या बना है, प्रकाश जो है ना वो ऊर्जा के कुछ बंडलों के द्वारा बना हुआ है, सूक्ष्म बंडल, छोटे छोटे पैकेट के रूप में बना हुआ है। और इन पैकेटों या बंडलों की जो ऊर्जा है वो इस समीकरण के द्वारा दर्शाई गई। E मतलब ऊर्जा, E इज इक्वल टू H इंटू V। ये जो V है, स्मॉल v है, ये इन्हीं कणों की जो ऊर्जा का जो पैकेट था, ठीक है, उनकी आवृत्ति थी। क्या थी, आवृत्ति थी। ठीक, और ये H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये आप कभी भी पढ़े होंगे, प्रकाश की ऊर्जा E इज इक्वल टू HV होती है, ये क्वांटम सिद्धांत में बताया गया। क्लियर है, किससे मिलकर बना है, ऊर्जा के सूक्ष्म बंडलों या पैकेटों के द्वारा, जिनको फोटोन कहते हैं। फोटोन, ध्यान रखिएगा, फोटोन इंट्रोड्यूस किया क्वांटम सिद्धांत ने कि प्रकाश फोटोन से मिलकर बना होता है, और इन फोटोनों की जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू HV, फोटोन की फ्रीक्वेंसी होगी V और H है प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर, ये हो गए इतने सिद्धांत। लेकिन इन सिद्धांत, सभी सिद्धांतों के साथ दिक्कत यही थी कि ये पूरी तरीके से हर एक घटना को की व्याख्या नहीं कर पा रही थी। तो फिर अब एक महाशय आएंगे जिनका नाम था डी ब्रोगली। कौन, डी ब्रोगली, ध्यान रखिएगा, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली। ठीक है, उन्होंने बोला कि भैया प्रकाश जो है ना वो कभी कण की तरह व्यवहार करता है, मतलब कणों से बना हुआ, और कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, मतलब तरंगों से बना हुआ। ये सभी सिद्धांत कुछ ना कुछ कभी ये कह रहे थे कि ये सिर्फ या तो कणों से मिलकर बना है या तो तरंगों से मिलकर बना है। लेकिन डी ब्रोगली महाशय और उन्होंने बोला कि भैया प्रकाश जो है ना ये अलग अलग समय पे अलग अलग घटना को लेकर अलग अलग तरीके का व्यवहार करता है, कभी ये कणों की तरह व्यवहार करता है, कभी ये तरंगों की तरह व्यवहार करता है। क्लियर है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक और बात, मैंने जैसे कि बताया था हाइगन का तरंग सिद्धांत तो था, जैसे इन्होंने प्रकाश को तरंग कहा था, यहां पर भी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार प्रकाश को तरंग ही माना गया, लेकिन विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रकाश का यह प्रतिपादित किया गया। लेकिन हाइगन ने कहा था कि इसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसको बोलते हैं ईथर। लेकिन मैक्सवेल का यह जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था, इसने इस माध्यम जो ईथर जिसको बोल रहे थे उसको खारिज कर दिया कि इन्होंने कहा कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये ईथर जो है जिसको कहा जा रहा है कि ईथर की आवश्यकता होती है वो गलत है। ठीक है, तो ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल का था, उसमें ईथर का जो काल्पनिक माध्यम था उसको नकार दिया गया। चलिए अब प्रकाश की द्वैती प्रकृति पढ़ेंगे। द्वैती प्रकृति मतलब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब दो तरीके की प्रकृति होगी इसकी, एक कण की तरह, एक वेव की तरह, मतलब तरंग की तरह, जो बताया डी ब्रोगली ने। प्रकाश की कुछ कुछ घटना है, देखिए, जिसमें वो कण की तरह व्यवहार करता है और कुछ घटनाओं में वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। जैसे देखिए, प्रकाश की कण प्रकृति कब कब दिखाई देती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, कॉम्पटन प्रभाव में।
ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में और क्वांटम प्रभाव में इसको कण की प्रकृति के रूप में देखा जाता है। इसके पहले भी मैंने बताया था कणिका सिद्धांत के अनुसार जब परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, सीधी रेखा में गमन होगा, वो सारी कण प्रकृति को दर्शाता था। प्रकाश की तरंग प्रकृति को देखें तो उसमें परावर्तन, अब देखिए परावर्तन दोनों प्रकृति को दर्शा रहा है। तरंग भी परावर्तन को स्पष्ट रूप से व्याख्या करता है और कण भी। इसका यह मतलब नहीं है परावर्तन इसमें लिखा है तो कण प्रकृति को नहीं दर्शाएगा, ठीक है। ये व्याख्या करने वाली बात हुई। प्रकाश की कण प्रकृति इन सब घटनाओं में देखने को मिलती है और प्रकाश की तरंग प्रकृति इन सब घटनाओं में देखने को मिलती है। ये अलग चीज था। परावर्तन अपवर्तन इन्होंने व्याख्या किया था अपने कणिका सिद्धांत के द्वारा, ठीक है। चलिए, प्रकाश की तरंग प्रकृति कब कब देखने को मिलती है? परावर्तन के समय, व्यतिकरण और विवर्तन के समय, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से बताया किन्होंने, डी ब्रोगली ने, कि कण भी है और तरंग भी है। इतनी बातें क्लियर है। तो ये हो गई प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, कि कैसे बिहेव करेगा। इतना बात जानना सफिशिएंट है, एग्जाम में आएगा तो आप बता लेंगे। और अगर लिखना पड़ा तो सारी बातें मैंने बता दी है, आपको अपने शब्दों में इसको लिखना आना चाहिए, ये आपका टास्क है, ठीक है। चलिए, प्रकाश की प्रकृति के संबंध में हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्रकाश की। और प्रकाश की जब शुरुआत करते हैं तो प्रकाश मतलब क्या? प्रकाश के परावर्तन से शुरुआत करते हैं। अब प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, लाइट की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। मैं उन सभी बातों को फोकस करूंगा जो कॉन्सेप्चुअल है और जिनसे प्रश्न बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी या प्रश्न जिनसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश की परिभाषा जैसी चीजें हो गई ना, वो यहां पर बता के वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को। तो आप इतना सक्षम होंगे कि डेफिनेशन वगैरह लिख लें, किसी बुक को अगर आपने रेफरेंस बुक रखा होगा उससे, ठीक है। वैसे डेफिनेशन वगैरह प्रकाश की परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये डेफिनेशन हो गई, सभी जानते हैं, लेकिन इसमें खास बात क्या है? तो प्रकाश के संबंध में, परावर्तन के संबंध में जो जो बातें, खास बातें हैं, उसकी हम चर्चा यहां पर करेंगे। जैसे देखिए, ये डायग्राम हमने बहुत ही पहले से पढ़ा होगा स्कूल के समय से। ये एक चमकदार सतह है जिसको परावर्ती पृष्ठ बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। यहां पर एक प्रकाश की किरण आ रही है, देखिएगा, जिसको आपतित किरण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इंसिडेंट रेज, ठीक है, इंसिडेंट रेज। तो आपतित किरण इस परावर्ती पृष्ठ में टकराने के बाद उसी माध्यम में, ये समान माध्यम है, उसी माध्यम में वापस लौट गई। और जो वापस लौट रही है उस किरण को क्या कहेंगे? परावर्ती किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज कहेंगे। किरण मतलब रेज, ठीक है। और ये जो होता है, इस परावर्ती पृष्ठ के लंबवत जो रेखा होती है उसको अभिलंब कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? ये देखिए, अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बना रही है उसको आई, आपतन कोण कहेंगे। और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण है वो जो कोण बनाएगी उसको आर कहेंगे, मतलब परावर्तित किरण कहेंगे। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है यहां पर? तो खास बात यह है परावर्तन का नियम। परावर्तन के नियम में पहली बात यह ध्यान रखनी है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर स्थित होंगे हमेशा। ये देखिए, एक ही बिंदु पर, ठीक है। तो परावर्ती पृष्ठ के बिंदु पर, किसी बिंदु पर आपतित किरण, उस बिंदु पर अभिलंब, और वहीं से परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है। एक ही तल पर होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे, पहला नियम हमेशा। दूसरा, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। यहां पर लिखा I = R, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका बेसिकली परावर्तन। कोई खास बात नहीं है, प्रश्न भी पूछने के चांसेस यहां पर से कम है, लेकिन चूंकि हमको ये पोर्शन कवर करना है इस कारण ये बेसिक चीजें जो स्कूल में पढ़ी थी वो मैंने आपको बता दिया। ये दो बातें ध्यान में रखेंगे आप। क्लियर है? अब देखिए, प्रतिबिंब की चर्चा करें। अब इसके बाद देखिए, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन या विकिरित परावर्तन जो है वो देख लीजिएगा। जब एक समतल सतह पर आके कोई प्रकाश परावर्तित हो जाता है, आने के बाद उसको हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन। और किसी खुरदुरे सतह पर प्रकाश आके परावर्तित होगा तो उसको विसरित परावर्तन कहते हैं या विकिरित परावर्तन कहते हैं। तो वो सब डेफिनेशन आप देख लीजिए, वो उतना नेसेसरी
नहीं है। देखिए नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो परावर्तित किरणें हैं वो आपस में पैरेलल होती है, समानांतर होती है। लेकिन विकिरित या विसरित परावर्तन में क्या होता है, जो परावर्तित किरणें होती है ना, वो भले ही समानांतर आई हो लेकिन परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं होंगी वो। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जैसे एक चीज उदाहरण समझिए, जो हमको धूल के कण दिखाई देते हैं ना वातावरण में, चमकदार धूल के कण, जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है सुबह सुबह जनरली आपने देखा होगा, तो जो उसमें धूल के कण होते हैं चमकदार, वो विसरित या विकिरित परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अनियमित परावर्तन के उदाहरण है। क्लियर? तो वो सारी डेफिनेशन बहुत इजी है, उसको आप देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अब। चलिए, कॉन्सेप्ट की बात कहां से शुरू होती है? प्रतिबिंब से। प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। ये तो हो गया हमारा स्कूल का डेफिनेशन, लेकिन यहां से कुछ समझ में नहीं आता है। स्कूल के समय तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, अभी भी पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, इतना तो गारंटी। ठीक है, तो भैया ये जब डेफिनेशन बोल दिया ना कि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वहां पर प्रतिबिंब बनता है। क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया तो यहां पर मैं वो समझा देता हूं। देखो, थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत होगी, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिबिंब जैसे देखिएगा, पहले मैं समतल दर्पण को उदाहरण लेता हूं। यहां पर क्या लिखा है? समतल दर्पण। क्या उदाहरण लिया मैंने? ये समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, देखिए यहां पर कोई एक वस्तु रखी है जो है ओ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ से ऑब्जेक्ट, एक वस्तु। ये समतल दर्पण है और यही चमकदार सतह है। तो इससे निकलने वाली किरणें जाएंगी, दर्पण पे टकराएंगी, और क्या होता है परिवर्तन में? किरणें वापस आ जाती है। हमको अपनी इमेज जो है वो दर्पण में किस लिए दिखाई देती है? क्योंकि हमारे से कोई आके किरण टकरा रही है, और हमारे से टकराने के बाद वो किरण जब दर्पण में जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो वापस आती है और हमें दिखाई देती है। इस कारण हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। मतलब हमसे चलने वाली किरणें दर्पण में जाकर परावर्तित होकर वापस आने लगती है, और यही वापस आने वाली किरणें जब हमारे आंखों में पड़ती है तो प्रतिबिंब हमें अपना दिखाई देता है समतल दर्पण में। वही हो रहा है यहां पर। ठीक, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये दर्पण, यहां पर से इससे चलने वाली किरणें टकराई, वापस आ गई, वापस आ गई। लेकिन फिर कैसे दिखाई देगा? दिखाई ऐसे देगा कि ये जो दर्पण है ना, दर्पण के उस तरफ हमको इमेज दिखाई देती है अपनी। समतल दर्पण में इमेज कहां दिखाई देती है? दर्पण के उस पार ना। तो वही हो रहा है, देखो दर्पण के उस पार दिखाई दे रहा है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज जो बनेगी, वो दर्पण के पीछे बनेगी यहां पर। ठीक, जितने दूरी पर ये यहां पर है उतनी ही दूरी, उतनी ही पीछे आपका इमेज फॉर्म होगा। तो अब देखिए, ये जो परावर्तित किरणें थी ना, इनको जब हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो ये यहां पर जाके मिली। कहां पर मिलेगी? हमेशा ठीक उतने ही दूरी पर, जहां पर जितनी दूरी पर कोई वस्तु दर्पण के सामने है, उतने ही पीछे ये परावर्तित किरणें, जब उनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो उतने ही पीछे वो जाकर उस बिंदु पर मिल जाएंगी। और यहां पर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां से किरणें आ रही है, यहां से किरणें, देखिए यहां से किरणें आ रही है, और यही हम देखते हैं तो हमको लगता है कि यहां से किरणें हमको आ रही है, मतलब प्रतिबिंब से किरणें आ रही है। दर्पण से हमको दिखाई देता है कि उस पार से किरणें हमको आ रही है, इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में प्रतिबिंब, किरणें यहां से नहीं आ रही है, किरणें तो यहां से परावर्तित हो गई, लेकिन जब इसको हमने बढ़ाया तब ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें यहां से आ रही है, क्योंकि इमेज यहां पर दिखाई देता है। तो इन परावर्तित किरणों को जिस पॉइंट पर आप मिलाएंगे पीछे की तरफ बढ़ा के, वही इमेज बनेगा समतल दर्पण के केस में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण के केस में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी सामने में वस्तु रखी होती है। दूसरी, समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ठीक है, हमेशा आभासी होता है और सीधा होता है। ये सारे डिफरेंस पूछे जाते हैं किसमें? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। तो ये वर्चुअल इमेज है, ये जो बनता है कैसा है? वर्चुअल इमेज है, ध्यान रखिएगा। वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है? ठीक, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के आकार का बनेगा। क्लियर है इतनी बातें? तो ये चीज समझ में आ गई। तो यही जो डेफिनेशन मैंने बताया था ना, प्रतिबिंब या किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, वो प्रतिबिंब होती है। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। वर्चुअल इमेज भी होता है, मैंने बता दिया। आभासी प्रतिबिंब भी होता है, वो मैंने बता दिया था। ठीक है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक और डेफिनेशन एक और डिफरेंस लिख लीजिएगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता इसको। मतलब कोई सरफेस, प्लेन सरफेस लोगे ना, उस पे ये नहीं मिलेगा आपको। प्रोजेक्शन की बात करोगे, प्रोजेक्शन इसमें नहीं मिलेगा। प्रोजेक्शन करके, प्रोजेक्ट करके कहीं पर आपको वो मिल जाए, ऐसा नहीं होगा आभासी प्रतिबिंब के संबंध में। अब हम बात करेंगे रियल इमेज की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? रियल इमेज की। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों यहां पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट है बहुत ही मजेदार। रियल इमेज के लिए हमने एक क्या लिया? अवतल दर्पण लिया, जिसको कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। क्या लिया? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का उदाहरण है। यहां पर एक वस्तु ली हुई है मैंने, मान लेते हैं ये ए बी है। ठीक, अब ये वस्तु से चलने वाली किरणें, देखिए इस वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात यहां से गई, परावर्तित हो गई, यहां से गई, वापस परावर्तित हो गई। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये ए बी है, इसका प्रतिबिंब कैसे बना? बी डैश ए डैश। ठीक, बी डैश ए डैश, उल्टा एरो बना। और ये एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो दर्पण के पहले बन रहा है, जबकि यहां पर दर्पण के बाद में बन रहा था। ये भी दर्पण है लेकिन अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहां से ये जो इमेज कहलाएगी, रियल इमेज कहलाएगी, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगी। तो डेफिनेशन लिख लीजिए रियल इमेज की। क्या क्या? कि अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात, पहले तो यहां पर परिभाषा सिद्ध हो पा रही है क्या प्रतिबिंब की? देखिए क्या क्या परिभाषा बताया था। किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु से आती हुई मिलती प्रतीत होती है वहां प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? डेफिनेशन दोनों तरीके से क्लियर हो गया। आती हुई या जिस बिंदु पर मिलती है, दोनों क्लियर हो गया। अब रियल इमेज की हम प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी यह है कि इससे बनने वाला इमेज, जो रियल इमेज होता है, वो हमेशा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। देखो उल्टा बन रहा है, उल्टा। ठीक है, दूसरा, ये हमेशा दर्पण के उसी तरफ बनेगा जिस तरफ से वस्तु की किरण जा रही है। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पर प्रतिबिंब पीछे बन रहा था दर्पण के उस तरफ, लेकिन वस्तु यहां पर थी। लेकिन इस केस में प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जिधर तरफ वस्तु है। ठीक है, दूरी वेरी कर सकती है, डिस्टेंस वेरी कर सकता है। ठीक, तो ये आपका रियल इमेज का डेफिनेशन है। एक, उल्टा बनेगा। दूसरा, दर्पण के उसी तरफ बनेगा जहां पर वस्तु है। और तीसरी बात, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और डिफरेंस अगर बोले तो इससे परावर्तित किरणें होती हुई जाती प्रतीत होती है, इससे किरणें आती हुई प्रतीत होती है। इससे किरणें जाती हुई प्रतीत होती है, इससे किरणें आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहां पर से किरणें रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है ना, इस बिंदु से ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। लेकिन यहां से किरणें जब हम देखेंगे तो ये आती हुई प्रतीत हो रही है। देखेंगे यहां से तो ये आती हुई प्रतीत होती है। तो एरो इंपॉर्टेंट है, एरो ऐसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको तो बस एक्सटेंड किया मैंने। क्लियर है? तो हर तरीके से डेफिनेशन बता दिया दोस्तों। ये था कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। पर्दे पर प्राप्त किया सकता, मतलब देखो अगर क्या करोगे ना कि दर्पण रखे होगे यहां पर से अगर कोई किरणें जाएगी तो यहां कहीं पर अगर आप प्लेन रख दोगे तो उस प्लेन में, उस पर्दे पर इसका उल्टा प्रतिबिंब, इस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में किया होगा, कुछ स्कूल में, और नहीं तो यूट्यूब में सर्च करिएगा रियल इमेज वीडियो। ठीक है, लाइट वाला, तो वो मोमबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट दिखेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने समझाने की कोशिश कर दी है। ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है, वस्तु दिख रहा है ना, उसको जब एक पर्दे पे प्राप्त करने की कोशिश करोगे प्लेन सरफेस पे, तो वो जो आपका वस्तु है वो उल्टा दिखाई देगा। क्लियर है? तो इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर पा रहे हैं। क्लियर है? एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। चम्मच लीजिएगा जो थोड़ी चमकदार हो अपने घर की, उसमें अपना फोटो देखना ऐसा करके। चम्मच जब आप लेते हो तो उसमें दोनों सरफेस होते हैं, अवतल उत्तल दोनों होते हैं। तो अवतल सरफेस जिस तरफ से हम खाते हैं उसको आप देखोगे तो आप अपने आप को उल्टा पाओगे। उसमें क्या पाओगे? उल्टा पाओगे। करके देख लेना आज। क्लियर है? तो ये था प्रतिबिंब के संबंध में कुछ बातें, और कुछ बातें देख लेते हैं। चलिए देखिए,
समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब, उसकी कुछ कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो देख लेते हैं। जैसे देखिए मैंने तो लिख दिया है आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर, ठीक है। कब? समतल दर्पण के केस में, लेकिन इसके केस में वैसा नहीं होता है। समतल दर्पण की बात किया तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और अभी समतल की ही बात कर रहे हैं। यदि आपतित किरण को स्थिर रखकर, जो आपतित किरण है वो वैसे ही जैसे पहले आ रही है, दर्पण को अगर थीटा कोण से घुमाया दिया जाए, दर्पण पहले ऐसे रखा, उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, कितने कोण से? थीटा कोण से, तो जो परावर्तित किरण है ना वो 2 थीटा कोण घूम जाएगी। सीधी बात यह है, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए ये दर्पण है, यहां से किरणें आ रही है, अब मैंने क्या किया, दर्पण को थोड़ा ऐसे घुमा दिया, थीटा कोण से ऐसे घुमा दिया, तो पहले परावर्तित किरण ऐसे होके जा रही थी, लेकिन जब थीटा कोण से घुमाया तो परावर्तित किरणें ना और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। कितना? जितना कोण से दर्पण को घुमाया था उससे डबल। थीटा कोण से अगर आप दर्पण को घुमाओगे तो परावर्तित किरण जो है ना वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? इसी समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब के संबंध में और कुछ कुछ बातें होती है जो मुझे लगा कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप बुक में पढ़ लीजिएगा। सोर्स 12th की बुक में आपको मिलेगी। 12th की बुक की जो चैप्टर कौन सी, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, किरण प्रकाशिकी, इस वाले चैप्टर में आप आराम से थ्योरी पढ़ सकते हो, थ्योरेटिकल नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो उसमें और भी कुछ बातें दी हुई है जो आपके काम उतनी नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बुक पढ़िए, बिल्कुल बुक पढ़ना चाहिए। यहां पर मैं उन बातों को स्पष्ट कर रहा हूं जो की पॉइंट्स हैं, जो एग्जाम में एकदम ऑब्जेक्टिव के रूप में फट से दे देंगे आपसे। कोई दिक्कत, थ्योरी करवा के टाइम वेस्ट मैं फिर से कहना चाह रहा हूं नहीं करूंगा। आगे देखिए, प्रतिबिंबों की संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे किन्हीं 2 दर्पण को एक के सामने एक रखा गया ऐसे, ठीक, समानांतर रखेंगे तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा, अगर 2 दर्पण समानांतर रखे गए हैं एक दूसरे के, बिल्कुल, तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इस दर्पण में ये दिखाई देगा, फिर इसमें वो वाले दर्पण की इमेज दिखाई देगा, ऐसे कर करके आप एकदम अनंत दर्पण दिखाई देते हैं। और उसके बीच में आप आ जाए तो आप भी अनंत दिखाई देंगे, एकदम लंबे बहुत सारे दिखाई देंगे आप, है ना। तो ये हो गया जब 2 दर्पण समानांतर रखे हो। लेकिन किसी एक दर्पण को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, ऐसा टिल्ट कर दिया जाए, तो अब क्या बन गया, ये दर्पण के बीच में और ये दर्पण के बीच में एक कोण बनेगा, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूं। जैसे एक दर्पण समानांतर रखा, एक दर्पण को मोड़ दिया, तो देखिए ये जो कोण बनेगा, ये देखिए ये जो कोण बनेगा ये थीटा होगा। ये दर्पण है, ठीक है, ये भी दर्पण है, ये कोण बनेगा ये, इनके बीच का थीटा। तो जब एक दर्पण दूसरे दर्पण के पूरी तरीके से समानांतर नहीं है, कुछ कोण बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या स्थिति पैदा होती है वो देखिए। तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या बनेगी, कितनी बनेगी, जब ये एक दूसरे से समानांतर ना हो, मतलब कुछ कोण बना रहे हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। और एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें n बराबर 360 बाई थीटा मिलता है। तो ये कब होता है, यदि 360 बटे थीटा, मतलब ये कोण का मान सम हो इवन, तो आपको सीधा उसमें -1 कर देना है, तो आपको प्रतिबिंबों की संख्या n मिल जाएगी, नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा, ठीक है। कब? जब 360 बटे थीटा इवन हो, सम संख्या हो, तो उसमें -1 करना, नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि ये आपका 360 बटे थीटा विषम हो, तो उस परिस्थिति में 2 केस होते हैं। जब 360 बटे थीटा विषम हो, लेकिन कोई वस्तु उन दर्पणों के बीच में सममित रूप से रखी हो, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब बीचों बीच रखी हो, एक तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है। बीचों बीच बोलने का मतलब जो कोण है ना उस कोण के अर्धक पर रखी हो, उस कोण के अर्धक पर रखी हो। तो उस कोण के अर्धक मतलब सममित रूप से रखे रहने वाली कोई वस्तु की स्थिति हो, तो भले ही ये विषम क्यों ना हो, नंबर ऑफ इमेज यही होगा। जब कोई वस्तु सममित रूप से, मतलब कोणों के अर्धक पर बीचों बीच रखी हो, इस प्रकार। दूसरी स्थिति यह होती है जब कोई वस्तु कहीं पर भी रखी हो ऐसे, और ये 360 बटे थीटा का मान विषम हो, तब नंबर ऑफ इमेज, क्या बोलना चाहिए, प्रतिबिंबों की संख्या सीधा 360 बटे थीटा होती है, बस, ठीक है। किसके प्रतिबिंब, यही जो वस्तु रखी उसके प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं।
प्रतिबिंबों की संख्या। क्लियर? तो ये केस आप ध्यान रखिएगा, क्या बोला है एक बार फिर से पॉज करके रिवर्स करके ध्यान से सुनिएगा और उसको नोट करिएगा। परावर्तन के पश्चात किरण का विचलन कितना होता है? किरण का विचलन जिसको डेल से शो करते हैं, डेल, ठीक है, डेल से शो करते हैं किरण का विचलन, डेविएशन। और ये जो डेल है ना 2 थीटा के बराबर होता है। थीटा मतलब यहां पर देखिए, यहां पर थीटा क्या था? दोनों दर्पणों के बीच का कोण। लेकिन यहां पर का जो विचलन का थीटा है ना, यहां थीटा, इस थीटा का मतलब है आपतित किरण और दर्पण के मध्य का कोण। यहां पर वाले थीटा का मतलब क्या है? आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण। ठीक, तो थीटा डेल बराबर होता है 2 थीटा। मतलब अगर बात करें आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण का डबल करेंगे तो क्या मिलता है? विचलन, प्रकाश का विचलन। ठीक है, यही तो है विचलन। मतलब क्या? परावर्तन के बाद जो विचलन हो रहा है वही विचलन की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो डेल बराबर 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 आई। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण अलग होता है और यहां पर का थीटा अलग होता है। थीटा मतलब आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण, आपतन कोण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। हर बातें क्लियर करके बता रहा हूं। चलिए आगे पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, ये हो गया समतल दर्पण के बारे में बातें। अब गोलीय दर्पण के संबंध में हमको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत है। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव हो गया जिसको पोल बोलते हैं, ठीक है, द्वारक हो गया, एपर्चर बोलते हैं, मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, फोकस पॉइंट हो गया। ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा ये गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का पूरा पूरा गोल नहीं लेते हैं, सीधा एक भाग लेते हैं। तो ये देखिए ये पूरा गोलीय दर्पण तो है, मतलब ये पूरा गोल तो है, लेकिन इसका सिर्फ यहां से यहां तक का भाग लिया हुआ है। और इसमें जो चमकदार सतह है वो इस तरफ है, मतलब ये पॉलिश युक्त सतह पीछे तरफ है। मतलब ये कौन सा दर्पण हुआ? ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, ये वाला जो है उदाहरण अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, यहां पर जो दर्पण है देखिए ये पूरा गोल तो है, लेकिन इतना यहां से यहां तक का ही पोर्शन लिया। और चमकदार सतह जो है ये इस तरफ है, इधर तरफ, और पॉलिश युक्त सतह उस तरफ है। तो ये मिरर को कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? और ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए कुछ को समझिए। सबसे पहले इतना ही भाग लिया तो गोलीय दर्पण क्यों बोल रहे हैं? गोलीय दर्पण का तात्पर्य यह है जब इतने भाग को लिया वो तो ठीक है, लेकिन जब पूरा पूरा भाग लेते हैं ना इसका, तो ये पूरा वृत्त जैसा होता। मतलब वृत्त के पोर्शन को काट लिया, वृत्त के कुछ पोर्शन को काट लिया और दर्पण बना दिया उसके एक सतह को, गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा वृत्त है या इसका भाग वृत्त बन सकता था, उसके कुछ तो केंद्र होगा, कुछ तो सेंटर पॉइंट होगा, और इसी सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? सी, मतलब वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। मतलब गोलीय दर्पण जो है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, चाहे वो अवतल हो उत्तल हो। ठीक है, मतलब यह जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस गोलीय भाग का गोलीय दर्पण का भाग था, और उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वो वक्रता केंद्र होता है, सीधी बात। चलिए आगे देखिए, यहां से ए बी वाला पोर्शन जो है, ए बी वाला जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है? इसका एक भाग है, इसका एक भाग है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बीचों बीच वक्रता केंद्र से होता हुआ एक लाइन हमने खींच दिया हॉरिजॉन्टल, जिसको क्या कह रहे हैं? मुख्य अक्ष कह रहे हैं। मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको मुख्य अक्ष कहेंगे। इस दर्पण के भाग के मुख्य बीच वाले भाग को ध्रुव कह रहे हैं, पोल कह रहे हैं, पी वक्रता केंद्र हो गया, दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पूरा एक वृत्त है, ये केंद्र और ये दर्पण का एक भाग का बिंदु ध्रुव। तो यहां से यहां देखिए क्या दिख रहा है? ये वृत्त की त्रिज्या जैसी दिख रही है ना, सी से पी तक। सी से पी तक के डिस्टेंस को बोलते हैं आर, आर वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या।
वृत्त की वह त्रिज्या जो गोली दर्पण की त्रिज्या के रूप में हो, ठीक है, उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सीपी आपका आर है, सीपी इज इक्वल टू आर वक्रता त्रिज्या। अब ये जो ए से बी तक का भाग हमने लिया, केवल पूरा वृत्त को नहीं लिया था, इतना भाग लिया था जो अवतल दर्पण के रूप में बना या उत्तल दर्पण के रूप में बनेगा। तो ए और बी को मिलाने वाली जो ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन मतलब बोल सकते हैं दर्पण के इस कटे हुए भाग के व्यास को ये व्यास है, यहां से यहां तक मिला दिया, व्यास हो गया कितना, इतने पोर्शन का, उसको द्वारक कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, द्वारक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों जगह वाली सारी बातें सेम है। कटे हुए पोर्शन यहां से यहां तक जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण मतलब उत्तल दर्पण है, उसके मुख्य बीच वाले भाग को ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे, पी, वक्रता केंद्र सी से पी तक के डिस्टेंस को आर मतलब वक्रता त्रिज्या। वही बात ए से पी तक का भाग है द्वारक, एपर्चर कह रहे हैं, और ये मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, बस इतना अंतर। ठीक है, अब फोकस पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, फोकस बिंदु की बात करेंगे। देखिए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वैसे ही है, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब डेफिनेशन बना लीजिए, वह बिंदु जिस पे आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती, ठीक है, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात या आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। यहां पर ये एफ है, एफ, ठीक है, ये एफ। क्लियर? या फिर आपतित किरण उत्तल दर्पण के केस में अब देखिएगा, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, अब ये तो इधर मुड़ गई ना, ये इधर मुड़ गई परावर्तन के पश्चात, देखिएगा इधर आ रही थी, इधर मुड़ गई, इधर आ रही थी, इधर मुड़ गई, तो मुख्य अक्ष में कहां मिला फिर वो? तो मुख्य अक्ष में उत्तल दर्पण के केस में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो वहां से आती हुई प्रतीत होगी, जैसे पहले हमने देखा था। तो आपतित किरण परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई मतलब इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है उसको भी क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। क्लियर है? तो अवतल दर्पण के केस में मिलती हुई प्रतीत होगी, उत्तल दर्पण के केस में आती हुई प्रतीत होगी। क्लियर? ये फोकस पॉइंट है। और ये जो एफ पी है, एफ पी तक का डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक का, ये क्या है? पोल है, ध्रुव है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा? एफ पी मतलब फोकल दूरी, या फोकस दूरी। ठीक है, फोकल दूरी या फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस। क्लियर है दोस्तों? तो इतना कॉन्सेप्ट अब जानने के बाद आगे गोली दर्पण से बने हुए प्रतिबिंबों के बारे में बात करेंगे कि गोली दर्पण में कैसे, कब, किन किन स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ये कठिनाई बहुत जाती है छात्रों को, क्यों? क्योंकि वो अच्छे से डेप्थ में जाके नहीं पढ़े होते हैं। सारी चीजें क्लियर करूंगा जैसे मैंने आज कवर की है। बने रहिएगा इस चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।